नमस्कार दोस्तों, लेट मी वेलकम यू ऑल आपके अपने चैनल में जिसका नाम है अनऑफिशियल शो टाइम। आज हम जानने वाले हैं 2018 में आई एक्शन थ्रिलर फिल्म पेपरमिंट के बारे में। इस फिल्म की मुख्य किरदार है जेनिफर गार्नर, जिन्हें आपने कुछ और बेहतरीन फिल्मों जैसे कि 13 गोइंग ऑन 30, इलेक्ट्रा, घोस्ट ऑफ गर्लफ्रेंड्स पास्ट में ज़रूर देखा होगा। IMDb ने इसे 6.5 की रेटिंग दी है और मूवी ने उस साल ठीक ठाक कमाई भी की। तो और इंतज़ार किए बगैर शुरू करते हैं प्लॉट ऑफ द मूवी। लेकिन इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वहाँ आपको पता चलेंगी स्पेशल सीक्रेट्स ऑफ द मूवी। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो लेट्स स्टार्ट। फिल्म का ओपनिंग सीन आता है जहां लॉस एंजल्स की ऊंची इमारतों के बीच एक कार पार्क होती है और उसमें स्ट्रगल सा अपीयर हो रहा होता है। कार के अंदर राइली नॉर्थ यानी जेनिफर गार्नर एक गैंगस्टर से फाइट कर रही होती है। गैंगस्टर नाइफ की मदद से उसकी थाइस पर कट कर देता है। वो किसी तरह गैंगस्टर को अपने कंट्रोल में करती है और उसके चिन पर गन रख कर पूछती है कि क्या मैं तुम्हें याद हूँ। इस पर वो गैंगस्टर उसे गाली देता है और राइली गोली चलाकर उसका सिर उड़ा देती है। फिर वो कार से बाहर निकल कर आती है और उसकी बॉडी डिस्पोज करती है। इसके बाद कास्ट एंड क्रू इंट्रोडक्शन आता है, जबकि बैकग्राउंड में लॉस एंजल्स की बिजी लाइफ, फाइनेंशियल प्रॉब्लम में आए लोग, स्लम्स वगैरह दिखाते हैं। इधर राइली किसी तरह लड़खड़ा कर चलते हुए एक गरीब से स्लम इलाके में जाते हुए दिखती है, जो कि उसका हाइड आउट होता है। जाते हुए दो बच्चे उसे छिप कर देख रहे होते हैं। वो कार के अंदर चली जाती है। अपने ऊन्स को वो अल्कोहल से साफ करती है और खुद ही सीलती भी है। वो दर्द से बदहवास होती है। फिर अचानक से उसके बिलोंगिंग से गर्ल स्काउट की कुकीज़ गिरती है, जिन्हें वो अपने हाथों में उठाकर देखती है और यादों में खो जाती है। अगला सीन 5 साल पहले का होता है, जहां राइली अपनी बेटी काली के साथ होती है। उनकी एक छोटी सी आर्ग्यूमेंट भी होती है दूसरी गर्ल स्काउट के मदर के साथ, जिसका नाम पेग था। पेग राइली की कंप्लेन करती है कि वो उसकी जगह पर कुकीज़ बेच रही थी। राइली बगैर ज़्यादा कुछ कहे काली को लेकर वहाँ से निकलती है और क्रिस के पास जाती है। क्रिस, उसका हस्बैंड, एक मैकेनिक शॉप चलाता है जिसका काम अच्छा नहीं चल रहा होता है ड्यू टू फाइनेंशियल क्राइसिस। राइली, जो कि बैंकर होती है, बच्ची को क्रिस के पास छोड़कर बैंक के लिए निकल जाती है। बीच में क्रिस को दिखाते हैं कि वो माइकी नाम के कोवर्कर के साथ किसी बैड डील में आधे मन से अग्री कर रहा होता है। पहले तो क्रिस मना करता है, पर माइकी उसे बच्ची और बीवी की जिम्मेदारियां याद दिलाता है। दूसरी तरफ राइली जब बैंक पहुंचती है तो उसका बॉस उसे बैंक क्लोज करके लेट घर जाने को कहता है, जबकि वो समझाती है कि आज उसकी बच्ची का बर्थडे है और उसे घर पर जल्दी जाना होगा, पर वो नहीं मानता। रात में जब राइली घर पहुंचती है तो कोई भी गेस्ट नहीं आता। क्रिस और काली बहुत दुखी दिखते हैं। राइली के फ़ोन पे पेग का मैसेज ड्रॉप आता है कि रिवेंज लेने के लिए पेग ने अपने घर पर एक सरप्राइज़ बर्थडे पार्टी रखी है और सारे गेस्ट को वहां बुला लिया है। ये देख के राइली और क्रिस डिसाइड करते हैं कि वो बच्ची को दुखी नहीं होने देंगे और वो क्रिसमस कार्निवल जाने का प्लान करते हैं। जब वो घर से निकलने वाले होते हैं तो क्रिस माइकी को फ़ोन कर उस बैड डील में से निकलने की बात कहता है और कार्निवल के लिए निकल जाता है। फैमिली के घर से निकलते ही कोई गैंग मेंबर उस फैमिली के पीछे होते हैं, जो अपने बॉस को फ़ोन करते हैं। यहाँ पता चलता है कि वो बॉस डिएगो गार्सिया नाम का एक बहुत बड़ा ड्रग डीलर होता है, जिसने माइकी यानी क्रिस के दोस्त को पकड़ लिया है। क्रिस और माइकी इसी ड्रग डीलर से ड्रग स्टील करने की प्लानिंग कर रहे होते हैं। डिएगो माइकी को मार देता है और अपने गैंग मेंबर्स को क्रिस और उसकी फैमिली को भी मारने को कहता है। इधर फैमिली कार्निवल में एंजॉय कर रही होती है और जैसा कि पहले डिसाइड करते हैं कि वो एंड ऑफ द इवनिंग में आइसक्रीम खाएंगे। जब क्रिस और काली कार के तरफ जाते हैं, राइली नैपकिन लेने के लिए पीछे मुड़ती है और उसी समय वो गैंग वाले शूटिंग स्टार्ट कर देते हैं। राइली को भी गोली लगती है, पर उसके पति और बच्चे की ऑन द स्पॉट पर ही डेथ हो जाती है।
रायली की आंख सीधे अस्पताल में खुलती है, जहां उसके सामने डिटेक्टिव स्टैन कारमाइकल होता है। वो उसे बताता है कि सस्पेक्ट्स को पकड़ लिया गया है। ये सुनते ही वो शॉक में आती है और उसकी हालत बिगड़ जाती है। फिर डिटेक्टिव कारमाइकल उसे उसके पति और बच्ची की तस्वीर देते हैं, जिससे वो शिनाख्त के लिए तैयार हो जाती है। रायली उन तीनों को टेस्टिफाई कर लेती है और उन्हें पहचान लेती है, गैंग मेंबर्स को उनके टैटू और फेस के जरिए। जब वो घर पर क्रिस और काली की चीज़ें पैक कर रही होती है, तभी रायली के घर पर अटॉर्नी मिस्टर हैंडरसन आते हैं और अपनी टेस्टिमनी को वापस लेने के लिए कहता है। बदले में वो पैसा भी ऑफर करता है। मिस्टर हैंडरसन घर पर कुछ एंटी डिप्रेसेंट दवाइयाँ भी नोटिस करते हैं। अटॉर्नी का ये बिहेवियर देख रायली को बहुत गुस्सा आता है और वो उसे घर से निकाल देती है। रायली अब कोर्ट में जज के सामने उन क्रिमिनल्स को टेस्टिफाई करने जाती है और करती भी है, पर अटॉर्नी हैंडरसन उन दवाइयों को उसके खिलाफ एक टूल की तरह इस्तेमाल करता है और कहता है कि उसकी मेमोरी हेजी है और वो इस मेंटल कंडीशन में ही नहीं कि टेस्टिफाई कर सके। जज जेम्स स्टीवंस रायली के खिलाफ जजमेंट देते हैं और क्रिमिनल्स को छोड़ देते हैं। ये देखकर रायली अपना आपा खो देती है और अपनी बात चीख चीख कर कहती है। तभी तुरंत जज उसे साइको वार्ड में भेजने को कहते हैं। जब पुलिस पर्सनल रायली को एम्बुलेंस में साइको वार्ड में ले जा रहे होते हैं, डिटेक्टिव कारमाइकल भी ज्वाइन करता है। मौका पाकर रायली ऑक्सीजन सिलेंडर से कारमाइकल को जख्मी कर फरार हो जाती है। अगला सीन दिखाया जाता है जहां कारमाइकल अपने पार्टनर मोजेस वॉल्टन के साथ प्रेजेंट में यानी वर्तमान में बात करते हैं कि 3 क्रिमिनल की बॉडी पाई गई है, जिन्हें मारकर फेरिस व्हील पर उल्टा लटकाया गया है। दूसरा सीन FBI के ऑफिस में दिखाया जाता है, जहां एक लेडी डिटेक्टिव इनमैन को दिखाया जाता है और जहां हेवी एम्यूनेशन डीलिंग और बैंक रॉबरी के सिलसिले में रायली को सस्पेक्ट किया जा रहा होता है, और दूसरी तरफ मर्डर साइट से कारमाइकल और वॉल्टन को FBI ऑफिस में बुलाया जाता है, जहां वो इनमैन से मिलते हैं। इनमैन बताती है कि रायली ने मिलिट्री ग्रेड वेपन चुराए हैं और बैंक रॉब किया है, और चूंकि आज उसके फैमिली के किलिंग की 5th एनिवर्सरी है, वो कुछ बड़ा करने वाली है। दूसरी तरफ रायली जज स्टीवंस के घर जाती है, उसे बांधकर उसके हाथ को टेबल पर नेल कर देती है और जज को अपनी 5 साल पहले की कहानी याद भी दिलाती है और उसे एक्सप्लोसिव से बंधे रोप से बांधकर निकल जाती है और एक बस पर चढ़ती है, जहां उसे एक प्यारा बच्चा दिखता है जिसके बगल में उसका ड्रंक यार्ड फादर भी होता है। उस बच्चे को वो जज के घर से उठाया टॉय दे देती है। फिर रायली जज के घर पे फ़ोन लगाकर वहाँ ब्लास्ट कर देती है। रायली नोटिस करती है कि बच्चे के पिता दारू लेने अंदर जाता है, तो बच्चा बाहर इंतज़ार करता हुआ नज़र आता है। रायली उस बंदे को बंदूक की नोक पर धमकाती है कि वो अब से दारू ना पिए और एक अच्छा पिता बने। फिर वो लिकर शॉप के मैनेजर को भी धमकाती है और धमकाकर उसका कार ले लेती है और बदले में पैसा भी देती है। उधर FBI ऑफिस में जब डिटेक्टिव बात कर रहे होते हैं, डिटेक्टिव कारमाइकल को फ़ोन आता है कि जज स्टीवंस की मौत हो गई है और अटॉर्नी हैंडरसन भी अपने पूल में मरा पाया गया है। इससे ये बात साबित हो जाती है कि इन सब के पीछे रायली का ही। अगले सीन में रायली एक पिनाटा स्टोर यानी सुपरमार्केट में जाती है, जो कि गार्सिया का ड्रग और वेपन हाइड आउट होता है। एंट्री करने से पहले बाहर 2 लोगों को मारती है। वहाँ गोलाबारी होती है और बेहतरीन फाइट सीक्वेंस होते हैं। मार्विन, जो कि गार्सिया का खास है, उसे छोड़कर सभी को मार देती है। बाद में मार्विन जाकर गार्सिया को रिपोर्ट करता है कि स्टोर में उसके साथ क्या हुआ था, और मार्विन को गार्सिया अपने डरपोक बिहेवियर के लिए मरवा कर वहाँ से निकल जाता है। रायली से छुटकारा पाने के लिए गार्सिया अपने आदमियों को उसे अपने दूसरे गोदाम में ले जाकर ब्लास्ट में मरवाने की प्लानिंग करता है।
लेकिन रायली ब्लास्ट से पहले वहाँ बम ढूंढती है और ठीक टाइम पर सीवेज लाइन में छिप जाती है। जैसे ही गार्सिया के आदमी पूरी इमारत को ब्लास्ट करते हैं, रायली सीवर के ज़रिए बाहर निकलती है और एक कार चुरा लेती है और उन लोगों का पीछा करती है और मार देती है उन्हें। फिर गार्सिया के घर तक ड्राइव करती है। रायली पहले वहाँ गार्ड्स को मार देती है, फिर गार्सिया को ढूंढकर उस पर अपनी बंदूक को तान देती है, लेकिन इससे पहले कि वो ट्रिगर खींच सके, गार्सिया की बेटी को देखती है जो उसे कार्ली के रूप में दिखती है और उसका ध्यान भटक जाता है। मौका पाकर गार्सिया उसे दबोच लेता है और चाकू से वार भी करता है। अपनी बेटी और अपने आदमियों के साथ वो बाहर निकल जाता है। रायली भी किसी तरह वहाँ से भागती है और पेग के घर पहुँचती है। वो पेग के चेहरे पर मुक्का मारती है, ठीक वैसे जैसे अपनी मरी हुई बेटी को उसने प्रॉमिस किया था, और अपने वुंड्स की मरहम पट्टी करने लग जाती है। वो पेग को बांधकर उसे टॉन्ट करती है कि पेग के पति ने उसे दूसरी खूबसूरत महिला के लिए छोड़ दिया है। वो गुस्से में पेग को धमकाती है। दरअसल 5 साल पहले अगर पेग ने कार्ली की बर्थडे पार्टी खराब ना की होती तो कुछ भी ऐसा ना होता। पेग डर की वजह से अपने ऊपर ही यूरिनेट कर देती है। दूसरी तरफ इनमैन और कारमाइकल को सिटी क्राइम ग्राफ से पता चलता है कि पूरी सिटी में स्लम एरिया है जहां क्राइम रेट बहुत कम हो गया है। इनमैन अपनी खोज जारी रखने के लिए गरीबों के इलाके में जाती है। वो वहाँ के एक आदमी से मिलती है जो बताता है कि एक एंजल के आने की वजह से उस एरिया में अपराध की दर कम हो गई थी। वो उसी एरिया में कारमाइकल से मिलती है जिसे उसने ही बुलाया होता है, पर वो पूछती है कि वो अकेला क्यों आया है। वो कहती है कि LAPD में ही कोई गार्सिया का इन्फॉर्मर है जो उसे मदद कर रहा है। इस पर ट्विस्ट ऑफ द मूवी ये है कि कारमाइकल खुद को वही इन्फॉर्मर होने का खुलासा करता है और वो इनमैन को मार डालता है। गार्सिया कारमाइकल के इन्फॉर्म करने पर वहाँ अपने आदमियों के साथ आता है। रायली भी वहाँ होती है। वो डस्टबिन में इनमैन की डेड बॉडी देखती है और वो उसका फ़ोन लेकर एक लाइव वीडियो बनाती है कि वो कहाँ है, किस एरिया में है। गार्सिया और कारमाइकल के मिले होने की सारी बातें ऑनलाइन स्ट्रीम करती है। उसकी फैमिली के साथ 5 साल पहले क्या हादसा हुआ वो चैनल में लाइव कर देती है और पुलिस और न्यूज़ को इनवाइट करती है। गार्सिया तब रायली को वॉकी टॉकी के ज़रिए बाहर बुलाता है और कहता है कि अगर वो बाहर नहीं आती है तो छोटी लड़की को वो मार डालेगा। रायली गार्सिया को सरेंडर करती है। गार्सिया रायली को पीटना शुरू कर देता है। रायली जानती है कि पुलिस वहाँ ज़रूर आने वाली होगी, इसलिए वो चैलेंज कर कर के मार खाती है और टाइम बोरो करती है। तभी पुलिस आ जाती है। गार्सिया को लगता है कि कारमाइकल ने पुलिस को इन्फॉर्म किया है, इसलिए वो उसे मार डालता है। गार्सिया के लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। जब गार्सिया भागने वाला होता है, रायली उसे पकड़ लेती है। वो उस पर अपनी बंदूक रखती है, लेकिन वॉल्ट्रन उसे रोकता है। शायद वो कन्विंस हो जाती, पर गार्सिया उसे ये कहते हुए ताना मारता है कि वो उससे अधिक समय जेल में रहेगी। तब रायली कहती है कि हम जेल नहीं जा रहे हैं और वो उसे सिर में गोली मारती है और पुलिस भी रायली पर उसी समय फायर करती है। वो भागती है, उसे गोली भी लगती है, पर वो गायब हो जाती है। पुलिस उसे खोजती है पर वो नहीं मिलती, लेकिन वॉल्ट्रन का कहना है कि वो जानता है कि वो कहाँ गई है। पुलिस क्रिस और कार्ली के कब्र पर रायली को ढूंढते हुए पहुंच जाते हैं। वॉल्टन के पास वो आती है ही रोने लगती है। रायली को लगता है कि वो वहां मरने के लिए तैयार है, लेकिन वॉल्टन कहता है कि वो अभी नहीं मरेगी और उसे अस्पताल ले जाता है। नेक्स्ट सीन में रायली अस्पताल में होती है। न्यूज़ वाले बताते हैं कि सिटीजन रायली को एक विजिलेंटे सुपर हीरो के रूप में देखते हैं जिसने अपनी फैमिली का बदला लिया है, लेकिन पुलिस का कहना है कि वो अपने अपराधों के लिए जिम्मेदार है। वॉल्टन रायली के कमरे में जाता है और उसके हाथ में एक चाबी देता है। वो कहता है कि
कि उसने जो किया वो ना तो कोई सिटीज़न और ना पुलिस वाला कर सकता है। समाज को उसकी ज़रूरत है, जिससे वो अपनी हथकड़ी खोल लेती है और एक बार फिर से फरार हो जाती है। मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। अब बारी है सीक्रेट फैक्ट्स ऑफ द मूवी की। अगर आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। पहला सीक्रेट, जेनिफर गार्नर ने इस रोल के लिए MMA फाइटिंग, नाइफ फाइटिंग और फायर आर्म को संभालने के लिए महीनों तक प्रॉपर ट्रेनिंग ली और तब जाकर इस रोल को अदा किया। सेकंड सीक्रेट ये है कि फिल्म मी टू विवाद की ऊंचाई के दौरान बनाई गई थी। जेनिफर गार्नर के अनुसार पहले तो उसे क्रू मेंबर्स के साथ सेट पर अपना ड्रेस बदलने में कोई परेशानी नहीं होती थी, लेकिन हॉलीवुड में भी मी टू किस्सों के बाद फिल्म के क्रू मेंबर्स ने उन्हें रिक्वेस्ट किया कि वो अलग स्पेशल चेंजिंग रूम का यूज़ करें। फिल्म का टाइटल क्रिसमस कार्निवल में राइली की बेटी काली के द्वारा ऑर्डर किए गए आइसक्रीम फ्लेवर पेपरमिंट डबल स्कूप से लिया गया है। फिल्म के किसी भी पॉइंट पर जेनिफर गार्नर यानी राइली नॉर्थ कभी खुद को पेपरमिंट के रूप में ना कहती है और ना ही वर्ड पेपरमिंट का कहीं पे भी यूज होता है। फिल्म का चौथा सीक्रेट, पिग के घर में घुसने के बाद राइली उसके बाथरूम के मेडिसिन कैबिनेट से एक पैड चुराती है और इसका इस्तेमाल अपने घाव के ब्लड फ्लो को रोकने के लिए करती है। एक्चुअल लाइफ में भी पैड पहले चोटों और घाव के लिए डिज़ाइन किया गया था, क्योंकि ये ब्लड को सोख सकता है और मेश को घाव में नहीं छोड़ता। बाद में काफ़ी रिसर्च के बाद डिज़ाइंस में चेंज करके इसको फीमेल हाइजीन प्रोडक्ट बनाया गया है। थैंक यू फॉर